दोस्तों ये ज़िंदगी जो है ना यार बिल्कुल एक रेस की तरीके से है। अगर आप लोग नहीं भागोगे तो आप लोग पीछे छूट जाओगे। पर लेकिन इस रेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो मुझे लगता है वो है आप लोग को अपने आप को शांत भी रखना है। क्योंकि रेस में अगर कोई चलते चलते अगर हड़बड़ा गया तो वो कभी भी जो है रेस जीत नहीं पाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अपने माइंड को शांत रखें। और माइंड को शांत रखने का सबसे आसान तरीका जो है वो है कि जो काम आप लोग कर रहे हैं ना उसको सिस्टमेटिक वे में और थोड़ा सा एडवांस करते रहिए। अगर आप लोग एक एम मोमेंट पर आकर कोई भी काम करते हैं तो आप लोगों का दिमाग जो है वो होच पोच रहता है। यार इस काम को भगड़ तोड़ में कर लेते हैं, वो काम निपटा लेते हैं। तो कभी भी आप लोग ना तो अपनी एफिशिएंसी ढंग से यूटिलाइज कर पाओगे और ना ही उस पर्टिकुलर काम में 100% अपना रिजल्ट दे पाओगे। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोग कहता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज का दिन आप लोगों को कैसे यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए आप लोगों के सामने पूरा प्लान होना चाहिए पूरे एक दिन का। और इसी के साथ में शाम को बैठकर आप लोगों को रिव्यू करना चाहिए कि आज का दिन कैसे यूटिलाइज आप लोगों ने करा है और नेक्स्ट डे को कैसे आप लोग लेकर चलने वाले हैं। ये वो बेसिक हथियार है जो आप लोगों को इस लड़ाई में कभी गिरने नहीं देंगे। जो इंसान ये पैटर्न फॉलो करना स्टार्ट कर देता है ना वो इंसान बड़ी ही जल्दी अपने माइंड में स्टेबिलिटी लेकर आ पाता है, अपने काम में प्रोग्रेस लेकर आ पाता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि वो हर काम करता हुआ खुश नजर आएगा क्योंकि उसको पता है किस टाइम कितना काम करके कितने टाइम में उसको ये सारी चीज़ें एक साइड में कर देनी है। तो इसीलिए ये काम अपनी ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखिए। और खासकर अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो इसके बिना आप लोग इस पर्टिकुलर ग्राउंड में टिक नहीं पाओगे। तो टू डू लिस्ट बनानी है। कौन बनाता है, कौन ऐसा है कि जो नहीं बनाता है, पहले तो ये बताइए। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर शेयर भी किया था वो पूरा प्लानर। ये पूरा प्लानर पूरे दिन में क्या क्या आप लोगों ने किया है ये आप लोगों को तैयार करेगा उस चीज़ के लिए। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कौन सी आप लोगों की प्रायोरिटी वाली हैं, क्या क्या करने वाली हैं। और फिर शाम को बैठकर अपने दिन को रिव्यू करना कि पूरा डे क्या है आप लोग कैसा रहा, उसको स्टार देना। तो इससे आप लोगों की लाइफ की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने निखर कर आएगी। तो ये आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर अवेलेबल है। बाकी लेक्चर काफ़ी शानदार रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन देते हुए नजर आएंगे। एक छोटा सा काम आप लोग करना है जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा तो उसको अटेम्प्ट करिएगा। अगर क्वेश्चन सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। अगर क्वेश्चन सही नहीं होता है तो और भी अच्छी बात है, उससे भी बड़ी बधाई हो। क्यों? क्योंकि आप लोग वो क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करोगे। यहीं पर ही गलत हो गया, एग्जाम में कम से कम आप लोगों को खून के आंसू नहीं रोने पड़ेंगे उस क्वेश्चन को लेकर। आप लोग उसको अब अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। तो यानी कि आप लोगों के लिए वो एक वैक्सीनेशन का काम करेगा। वरना एग्जाम में आकर फिर आप लोग चीज़ों को रिव्यू करोगे और ये गलत हो गया तो उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। पर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये प्रिवेंशन का काम आप लोगों के लिए करने वाला है। तो अच्छे से एंजॉय करना और फिर उसके बाद में मार्क्स जरूर बताना इस पर्टिकुलर टेस्ट में आप लोग कितने मार्क्स आए। एक जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली 2 नंबर का देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसके हिसाब से आप लोग अपने मार्क्स जो है वो डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लर्न फैमिली। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एक एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद में वीडियो को पॉज करके आंसर देते देते आगे बढ़िएगा, ओके। बड़ा ही आसान सा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पर लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर बात की जा रही है इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में तो एग्जाम में बनने के चांसेस बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन के। जैसे यहाँ पर अभी बात की जा रही है कि नॉर्मली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हर एक कंट्री की रिप्रेजेंटेशन होती है, वहाँ पर अलग अलग देश की जो साइट्स वहाँ पर दिखाई देती हैं, उनका सारा जो भी डिस्क्रिप्शन रहता है यानी कि जो भी उनका विवरण रहता है वो सब उनका इंग्लिश लैंग्वेज में रहता है। अभी यहाँ पर एक और लैंग्वेज ऐड की गई है हमारी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिस्क्राइब करेगी। वो लैंग्वेज कौन सी है उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर ये आप लोगों को बताना है। तमिल, हिंदी, संस्कृत या फिर तेलुगु। वीडियो को पॉज करके आंसर देना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बात कर रहे हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, तो इसको एग्री हुए हैं वो भी पब्लिश करने के लिए इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। तो आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर है यहाँ पर सही हिंदी। तो याद रखिएगा ये पर्टिकुलर एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। अगर बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कि हमारे देश की बहुत सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है इंग्लिश में तो अवेलेबल थी, पर लेकिन अब आप लोगों को वो हिंदी में भी आप लोगों को अवेलेबल देखने को मिलेगी। ये किस दिन ये डिक्लेरेशन किया गया? तो ये याद रखिएगा कि ये इस पर्टिकुलर जो चीज़ का अनाउंसमेंट किया गया है परमानेंट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया टू यूनेस्को, उनके द्वारा ये बात की गई है वर्ल्ड हिंदी दिवस वाले दिन। वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है आप लोगों को पता है? वो 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हिंदी के बारे में यहाँ पर ये काफ़ी एक अच्छा अनाउंसमेंट था, खासकर जब हम लोग अपने देश के बारे में कंपेयर करते हैं तो।
क्वेश्चन ये बताना है कि आज की डेट में हमारी कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और रिसेंटली अभी जो 2 ऐड की गई हैं उनके नाम भी आप लोगों को बताने हैं। बहुत ही डिटेल में आप लोगों को रेगुलर वीडियो में पढ़ाया था मैंने। बताइए, देखता हूं किस चीज को याद है। इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कैसे, अभी इसके बारे में बात करूंगा, कुछ डिफरेंट बातें बताऊंगा जो कि आप लोग जानकर थोड़े से हैरान भी होंगे। सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। सेपरेशन ऑफ पावर के साथ में जो इशू है वो क्या क्या है कि ये अपोजिशन को कमजोर करता है, ऐसा है क्या? जुडिशरी के चेक एंड बैलेंस और एक्टिविज्म को बढ़ाता है, और एग्जीक्यूटिव भी यहां पर एक तरीके से एक्सेस में देखने को मिलती है। सही आंसर यहां पर क्या है? ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया है 1 3 4, और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। रिक्वेस्ट है आप लोगों से इस क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं बहुत ही अच्छे से, और कुछ कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। क्या है आंसर बताइए? कर लिया अटेम्प्ट? आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका डी। आप लोगों को पता है कि हमारे देश में एक साइड में आप लोगों को जुडिशरी, एक साइड में एग्जीक्यूटिव, और एक साइड में आप लोगों को लेजिस्लेटिव देखने को मिलेगी। जुडिशरी यानी कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, यानी कि जो जज हैं वो एक तरीके से हमारे देश में एक ये देखते हैं कि संविधान का फॉलो कर कर बेसिकली एग्जीक्यूटिव यानी कि जो हमारे कानून बनाए गए हैं उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और जो हमारा लेजिस्लेचर है कानून बनाने का काम करता है वो ढंग से कानून बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है। तो ये नॉर्मली देखने को मिलता है, पर लेकिन इनके सबके अपने अपने एरिया हैं कि ये अपने अपने एरिया में काम करेंगे। तो यहां पर जब सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं तो इसके साथ में कई सारे इश्यूज आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आते हैं। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर में जब हम लोग आते हैं, अगर यहां पर जो एग्जीक्यूटिव है या फिर जो यहां पर जो लेजिस्लेटिव है वो काम नहीं कर रही है ढंग से, तो पावर रहती है किसके पास में? जुडिशरी के साथ में। वो क्या करती है? एक दूसरे के एरिया में झांकते हुए नजर आते हैं। जैसे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो यहां पर बनाया गया था, वो जुडिशरी ने नल एंड वॉइड करार दे दिया कि नहीं ये सही नहीं है, ठीक है। पर लेकिन लेजिस्लेटिव ने ये बोला यहां पर कि यार जब हम लोग बात करते हैं सीबीआई को कैसे अपॉइंटमेंट करना है किसी और मुद्दे पर, तुम जरा सी देर में आकर वहां कर ताक झांक करने लगते हो, पर लेकिन तुम अपने घर में बैठकर अपने आप डिसाइड करोगे कि कैसे लोगों को अपॉइंटमेंट करना है, और वो भी उस बॉडी के थ्रू जिस बॉडी के बारे में संविधान में कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, जिसको कोलेजियम सिस्टम बोलते हैं। तो वो तो कहीं संविधान में लिखा भी नहीं है उसके बारे में। तुमने एक अलग से अपना खुद का एक घर बना लिया और उस घर में तुम अपने हिसाब से काम कर रहे हो, और हम कुछ काम कर रहे हैं तो तुम हमारे काम में भी इंटरफेयर कर रहे हो। जैसे आप लोगों ने कई सारे केसेस देखे होंगे, जब हमारे देश में किसान विरोधी कानून के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो वहां प्रोटेस्ट हो रहा था देश के अंदर में, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कमेटी बना दी। सुप्रीम कोर्ट का तो ये होना चाहिए ना काम किया तो वो बताए कि ये संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक है कानून। ये 2 मुद्दे न छोड़कर तीसरे मुद्दे में जाकर घुस गया सुप्रीम कोर्ट। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच भी इसको बोल देते हैं कई बार, किस तरीके से काम करता है। जब आपस में यही आपस में लड़े रहते हैं तो कई बार ये लगता है कि अपोजिशन को कुछ काम ही नहीं है कि नहीं कि अपोजिशन क्या कर रही है, सारी चीजें तो यहीं से निकल कर आ जा रही है। तो कई बार ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, जो तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसने आंसर सही दिया? ये यहां पर बात की जा रही है गेटवे टू हेल के बारे में। जो गेटवे टू हेल है यहां पर, ये एक तरीके से इसको यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। इसको एक तरीके से दरवाजा गैस चैम्बर भी इसको, एक गैस क्रेटर भी इसको बोला जाता है। ये एक पर्टिकुलर कंट्री में है और ये कई बार न्यूज में रहता है। बहुत लंबे समय से यहां पर आग जली रहती है और वो जलती रहती है। तो ये कौन से देश में है? यूएसए, रसिया, इंडोनेशिया या फिर तुर्कमेनिस्तान? इसको आप लोगों को बताना है। लोकेशन अगर आप लोग इसका देखना चाहेंगे तो आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन देखने को मिलेगी तुर्कमेनिस्तान के अंदर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काफी लंबे समय से यहाँ पर आग जलती रहती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये गैस निकलती है धरती में से, और ये काफी ज्यादा न्यूज में भी आप लोगों को देखने को मिलता है कई बार। तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। गेटवे टू हेल बोला जाता है इसको। अगर बात करें तो कई तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, और पिछले 50 सालों से यहाँ पर आग जली रही है, क्योंकि जमीन के अंदर से कुछ गैस निकलती है और वो यहाँ पर वो आग उसकी वजह से यहाँ पर ये चलती रहती है, और वो कॉन्टिन्यूअस चल रही है, आज तक बुझी नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते ये न्यूज में रहता है। तो कहां पर है? तुर्कमेनिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर बॉडी है जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये रिसेंटली अभी न्यूज में थी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। अगर बात करें हिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है तो कोई बोलेगा कल्चर, ठीक है, कोई बोलेगा टूरिज्म, कोई बोलेगा एजुकेशन। एजुकेशन ही बोलोगे क्या? कौन कौन बोलेगा एजुकेशन? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री बोलेगा कोई? सही आंसर बताओ, देखता हूं कौन आंसर देता है। ये मैक्सिमम बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को गलत करते हुए नजर आते हैं। तो देखता हूं सही आंसर आप लोग क्या देते हो। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नॉर्मली कल्चर या फिर टूरिज्म तो लोग लगा देते हैं, पर एजुकेशन की साइड में कोई नहीं जाता है।
तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में आता है, लोगों को इनके बारे में एजुकेट किया जाए अपनी हिस्ट्री और कल्चर के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है ये, तो इसके बारे में आप लोगों को कम से कम आइडिया तो जरूर होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में है, तो उसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, तो ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, यानी कि वैश्विक लेवल पर, विश्व के लेवल पर क्या प्रतिस्पर्धा है उसके बारे में रिपोर्ट देती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बताती है, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट बताती है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में बात करती है। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया है 1 3 4 और डी में बोला गया है ऑल ऑफ द अबोव। आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका डी। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इस्टेब्लिश जो की गई थी ये 1971 1971 में, और जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक तरह की पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप है, यानी कि यहां पर आप लोगों को गवर्नमेंट वाले भी और प्राइवेट वाले भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये जो रिपोर्ट है ये सारी सी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या फिर ग्लोबल रिस्क और ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। कोई भी रिपोर्ट एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ ली जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। ओके, वैसे एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है जिसका आंसर हालांकि आप लोगों को पता चल चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर सिचुएटेड है, बोला जा रहा है यूरोप के अंदर में। बोला जा रहा है कि ये एक तरीका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो सार्वजनिक और जो निजी दोनों का सहयोग आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका तो आंसर आप लोग दे ही दोगे यार, अभी इसी के बारे में बताया। तो ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है सी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली बन जाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है जो कि लंबे समय तक चलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक डेकेड यानी कि एक दशक यानी कि 10 सालों के बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि कौन सी जो यहां पर अभी रिसेंटली ड्यूरेशन है जिसमें यहां पर हेल्दी एजिंग के बारे में बात की जा रही है। मतलब क्या है कि जो बुढ़ापा हो, जो उम्र बढ़े, यहां पर वो स्वस्थ इंसान के साथ में बेसिकली आप लोगों को लेकर चलें, कि स्वस्थ होनी चाहिए। अगर किसी की उम्र हो चुकी है तो ये नहीं कि उसको दुनिया भर की बीमारी लगी हुई है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूएन के द्वारा एक पर्टिकुलर साल को नहीं मतलब दशक को इसका खिताब दिया गया है। जैसे कि 2020 से लेके 29 तक का, 2021 से लेके 30 तक का, 2021 से लेके 31 तक का और 2022 से लेके 32 तक का। तो सही आंसर यहां पर क्या है ये आप लोगों को बताना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आने वाले टाइम पे कभी भी आप लोगों से रेगुलरली पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बारे में बात करें तो बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, जैसे कि ओल्ड एज पर्सन के लिए, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसी के साथ में यूएन ने मिलकर बोला कि 2021 से लेके 2030, याद रखिएगा जो लास्ट साल है ना वो मैक्सिमम जगह आप लोगों को 2030 देखने को मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है जिसको आप लोग एसडीजी बोलते हैं, ये वो वाले गोल हैं जो कि आप लोगों को यहां पर ये बताते हैं कि कैसे दुनिया को सुधारना है 2030 तक का। गरीबी कैसे मिटानी है, भुखमरी कैसे मिटानी है, एजुकेशन को कैसे अच्छा रखना है, हेल्थ कैसे देखनी है, क्लाइमेट चेंज, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ अबव वाटर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे इसी के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहां पर इसमें जो हेल्थ वाला है गोल नंबर 3, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर एक तरीके से हेल्दी एजिंग के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो भी आगे आने वाले टाइम में बुजुर्ग होगा उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए बुढ़ापे में। ऐसे नहीं कि दुनिया भर की बीमारी उस इंसान को लगी हुई है, और जरूरी भी है। कोविड-19 के चलते ये सारी चीजें कंपलसरी हो गई है, क्योंकि कोविड-19 ने सबसे पहले उन्हीं लोगों को अपने चक्कर में लपेटा जिसको कोई ना कोई बीमारी थी। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर सामने आई। आप लोगों ने नोटिस भी की होगी ये बात, है कि नहीं? एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे पूछ लिया है कि ओल्ड एज जो पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स है हमारे देश में। जैसे यहां पर आप लोग देखते हैं संपन्न एक प्रोजेक्ट है यहां पर, इसी के साथ में यहां पर SACRED ये एक पोर्टल बनाया गया एल्डरली लोगों के लिए। PMVVY ये पर्टिकुलर एक योजना लेकर आई गई। IPOP ये एक पर्टिकुलर पेंशन स्कीम यहां पर देखने को मिल रही है। तो सही आंसर यहां पर क्या है? तो ये सारी चीजें जो अभी आप लोगों को बताई है, ये सारी चीजें यहां पर एक सही आंसर की कैटेगरी में आता है। और इवन टोल फ्री नंबर भी दे दिया गया है बुजुर्गों के लिए, अगर घर में कोई बदतमीजी काट रहा है, उनके साथ में कोई छेड़खानी कर रहा है, उनकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, और किसी भी तरीके से माँ बाप के साथ में भी किसी के साथ में कोई गलत भेदभाव कर रहा है, तो यहां पर एक टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आंसर यहां पर इस तरीके से समझ सकते हैं, आप लोगों के सामने डी हो गया।
देखिए एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, हालांकि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि एक माँ बाप जो है वो 100 बच्चों को पाल सकते हैं, पर लेकिन 100 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। आज की डेट में ये सिचुएशन देखने को मिल रही है और इसीलिए ये ऐसी स्कीम्स, ऐसे पोर्टल, ऐसे नंबर लाए जा रहे हैं, वरना इनकी जरूरत क्या, आप लोग खुद सोचो 1 मिनट के लिए तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, रोड सेफ्टी वीक ये ऑब्जर्व किया जाता है कौन से मंथ में? मैं रोड सेफ्टी डे के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं वीक के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप लोगों से यहां पर पर्टिकुलर ड्यूरेशन देकर भी पूछा जा सकता है कि कौन से डेट से किस डेट तक है यहां पर जो अभी ऑब्जर्व किया गया। तो नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में या फिर फरवरी में। तो याद रखिएगा आंसर क्या है सही यहां पर? आंसर इसका सही है यहां पर ए, यानी कि जनवरी। ये आप लोगों को देखने को मिलता है 11 जनवरी से 17 जनवरी तक आप लोगों को यहां पर ये पर्टिकुलर नजर आता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अवेयरनेस फैलाती है लोगों को, ताकि लोग जो है पर्टिकुलर जो एक्सीडेंट होते हैं, खासकर हमारे देश में 1.5 लाख के करीब लोगों की जान जाती है रोड एक्सीडेंट में, लगभग 5 लाख के करीब जो है वो एक्सीडेंट होते हैं। तो कैसे इसको सुधारना है, ये पूरा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। ठीक है, अरे ये क्या लगा दिया मतलब जनवरी था, ठीक है, जनवरी की बात की जा रही है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जनवरी। ठीक है, तो यानी कि मैंने जनवरी बोल दिया था ना यहाँ पे सर, नवंबर में कभी कभी ना मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करता रहता हूँ। ठीक है दिमाग में कुछ और होता है, मतलब कई बार उन्हें एक तरीके से कई बार जुबान और दिमाग जो है वो साथ में नहीं रहते हैं क्योंकि समझाने के मैंने ये चीज़ें समझा दूँ तो दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है कि ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कई बार ऐसा होता है, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी यार, बता दिया करो कहीं पर भी ऐसी अगर कोई गड़बड़ होती है तो। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर सी हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा जा सकता है कि टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो जनवरी है बेसिकली 11 से लेके 17 जनवरी। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि कई बार न्यूज में देखने को मिलता है, और ये इंडेक्स ये बताता है कि हमारा देश या फिर जो भी देश है जिसके बारे में बातें करते हैं, कितना पावरफुल इंडेक्स है यहां पर, कितना पावरफुल पासपोर्ट है, ये इंडेक्स बताता है। इसको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, और ये मोस्ट पावरफुल जो एक आज के डेट में जो कंट्री है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे यूके हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया। तो इसके बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यानी कि किसका आप लोग सबसे पावरफुल बोलोगे, यानी कि अगर आप लोगों के पास में एक देश का पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट लेकर आप लोग कहां पर घूम सकते हो कि आप लोग कोई रोक ही नहीं रहा है। तो ये दिखाता है कि कितना ताकतवर बेसिकली इनका पासपोर्ट है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई पासपोर्ट है, मान लीजिए अफगानिस्तान टाइप का, तो कोई घुसने नहीं देगा कहीं पर भी, कहेगा निकल जाओ यहां से। ठीक है, वो वाली कंडीशन है। तो यहां पर जापान का पासपोर्ट जो है वो सबसे ताकतवर माना जाता है, क्योंकि 193 कंट्री में इनको वीजा फ्री एंट्री है। जापानीज लोगों की रेस्पेक्ट देखो आप लोग, वीजा फ्री एंट्री है यहां पर, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की पोजीशन है 85th, यानी कि 85वीं लोकेशन पर है हम लोग, पोजीशन पर सॉरी, जिसमें लगभग 59 देश ऐसे हैं जो कि हमको आज के दिन में वीजा फ्री एंट्री देते हैं। तो सेकंड स्पॉट पर आप लोगों को यहां पर सिंगापुर और इसी के साथ में साउथ कोरिया देखने को मिलेंगे। इनकी भी पोजीशन काफी अच्छी है। वो देश जो कि बिना वीजा मांगे इनको एंट्री देते हैं, बस पासपोर्ट देखकर अच्छा ये तो जापान का है तो सिंगापुर का है, चलो इनको एंट्री दो, इनको कोई नहीं रोकेगा। तो ये सिचुएशन है। तो ये ट्रस्ट आप लोग बोल सकते हैं जो इनकी सरकार ने और इनके लोगों ने दुनिया में अपना बना रखा है। तो आंसर यहां पर जापान हो गया पहले नंबर पर, सिंगापुर और साउथ कोरिया हो गया दूसरे नंबर पर, और 59th जो बेसिकली कंट्री में हमको अलाउ किया गया, तो 85th पोजीशन पर है हम। इससे आप लोग क्या समझते हैं कि किसी पॉपुलेशन जो है किसी देश की वो एज बढ़ रही है। जैसे जापान के बारे में कई बार बोला जाता है कि जापान में अभी ऐसी मुहिम चलाई गई कि जो वहां की पॉपुलेशन थी उनको बेसिकली कैपिटल से हटाकर दूसरी जगह भेजा गया, क्योंकि जो एजिंग वाली पॉपुलेशन है वो तो गांव में रहती है, मतलब एक तरीके से जो रूरल एरिया में रहती है, पर यंग जनरेशन जो है वो काफी लार्ज स्केल में टोक्यो जैसे एरिया में रहती है। तो कई सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कई सारे देशों के लिए, और कई सारे देश जो है चाह रहे हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़े। तो एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें जो पोर्शन ऑफ द ओल्डर इंडिविजुअल जो है सोसाइटी में वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि नौजवानों से ज्यादा बुजुर्ग लोग सोसाइटी में दिखने लगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वो बहुत ज्यादा एक तरीके से एज हो गई है उस पॉपुलेशन की। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ये शेयर किया था इसके द्वारा, जब डेटा इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से स्टार लगा लेना इस स्टेटमेंट से। बोला गया कि 9% थी 2011 के सेंसस के हिसाब से जो पॉपुलेशन थी इंडिया की, जो एज थी जिनकी काफी ज्यादा है, और 2036 में बोला जा रहा है कि ये पॉपुलेशन की जो एज हो जाएगी वो 18% हो जाएगी, यानी कि जो 70 साल से ऊपर आप लोग नॉर्मली बोल सकते हैं यहां पर। तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, 60-70 बेसिकली, वैसे तो बुजुर्ग कैटेगरी नॉर्मली 60 साल से ऊपर बोलने लगते हैं। ठीक है, पर लेकिन इन रियलिटी में तो यार एज जो ना जस्ट एक नंबर है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कि 80-80 साल के हैं और वो आप लोगों को हष्टपुष्ट और मस्त तरीके से चंगे खेलते हुए नजर आएंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया वो आज की डेट में मोर देन डबल हो चुकी है।
ये 32 थी जब हमारा देश आजाद हुआ, लगभग 1940s में। अभी यहाँ पर लगभग 70 हो चुके हैं, यानी कि हमारे देश का एक इंसान जो है वो लगभग 70 साल तो मिनिमम जीता है ऑन एन एवरेज। बाकी जीने के लिए तो 80-90 100 भी आराम से क्रॉस करते हैं। तो यहां से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि कौन सी इनकरेक्ट है, यहां पर ये बताना है। ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन ऑफ द अबोव। तो इनकरेक्ट के बारे में अगर बात करूं तो आंसर क्या होगा, आंसर यहां पर डी, यानी कि कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, सारी की सारी करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल प्योर एकदम, ठीक है। अगर करेक्ट पूछ लेता तो आंसर हो जाता सी। तो इस तरीके से आप लोग चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। बोला गया कि ये 20 इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहां पर मिलकर काम करते हैं ग्लोबल, यानी कि दुनिया में से कैसे गरीबी को मिटाना है। 1942 में बनाई गई थी और हेडक्वार्टर यूरोप के अंदर सिचुएटेड है। सही आंसर क्या है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन ऑफ द अबोव। मैंने जो पोवर्टी वाला आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया था उस टाइम पर रेगुलर वीडियो के अंदर में, आप लोगों को याद होगा, उस टाइम पर मैंने बताया था कि कितने लोग आज के डेट में जो अमीर है और कितने गरीब हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन भी बताई थी। तो आंसर सही क्या है, ए। क्यों, क्योंकि हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केनिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसी बॉडी है जो कि दुनिया में कहां कहां कितनी गरीबी है और उसके ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसका एक पूरा एनालिसिस जो है वो दुनिया के सामने रखती है, ताकि इसको लोग जो है वो समझ सकें। तो ये काफी एक तरीके से एक नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऑर्गेनाइजेशन आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है डायरेक्ट, ठीक है। ये यहां पर आप लोगों से कुछ मिशन के बारे में आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, यहां पर इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का बन जाता है। कई बार यहां पर ये वीनस के बारे में बात की जा रही है, कई सारे मिशन जो है कई सारे देशों के द्वारा छोड़े गए, और ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली यूपीएससी ने साल दर साल गैप दे देकर ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे वीनस एक्सप्रेस जो है वो यूरोप का है, इसी के साथ में मेलेगन जो है वो यूएसए का है, वेगास जो है वो रसिया का है, इसी के साथ में अकास्तिसकी ये जापान का है, इसी के साथ में वेनेरा ये यूएसए का है। सही पेयर आप लोगों को मैच करना है, ओनली वन, ओनली थ्री, बोथ, सॉरी ओनली फोर या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर यहां पर क्या है, अगर आप लोग देखेंगे सही आंसर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा सी। इसको अगर ढंग से और आप लोगों को समझना है तो आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। यूएसए के कौन कौन से मिशन है उनके नाम यहां पर दे रखे हैं सबके, रसिया के कौन कौन से मिशन है उनके नाम है यहां पर, जापान का मिशन है यहां पर, और आप लोग को यूरोप का मिशन देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे जो हैं वो वीनस ग्रह के लिए आप लोग को यहां पर नजर आ रहे हैं। तो इसलिए यहां पर इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। वीनस ग्रह को आप लोग शुक्र ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा शुक्रयान जो है वो अभी डिसाइड किया गया है कब तक छोड़ना है, वो 31 तक छोड़ रहे हैं, यानी कि 2031 तक का हम लोगों ने शुक्रयान को छोड़ने का टारगेट लगाया। तो उसकी वजह से भी यहां पर ये न्यूज में है, ठीक है। तो कंफ्यूजियाना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली यूपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है एग्जाम में। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो इसलिए बनाया गया है कि एक पर्टिकुलर ग्रह के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन पूछने आप लोगों से बैठे तो क्या क्या पूछ सकता है। तो मैक्सिमम स्टेटमेंट यहां पर दे दिया है और बची कुछ जो है वो एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी। बोला जा रहा है कि वीनस जो है वो सेकंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन। ये 6th इन सोलर सिस्टम में साइज के हिसाब से या फिर मास, यानी कि इसके अगर आप लोग इसकी जो आकृति है इसके वेट के हिसाब से देखोगे। सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ये आप लोगों को ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है इन द नाइट, जैसे स्काई आफ्टर द मून जो चमकता है। यहाँ हॉटेस्ट प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम। वीनस 90 टाइम्स जो एटमॉस्फेयर प्रेशर आप लोगों को देखने को मिलेगा जब अर्थ के साथ में आप लोग कंपेयर करते हैं, मतलब वायुमंडलीय दाब, ठीक है। ये अनलाइक द प्लैनेट, और जो यहां पर एक बड़े बोले अनलाइक द अदर प्लैनेट, जो वीनस और यूरेनस है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो एक्सिस पर घूमते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को यहां पर बतानी है। ओनली वन, ओनली फाइव, ओनली ये यहां पर ऑल ऑफ द अबोव या फिर नन। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहां पर इसका बी, मतलब क्यों? क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट यहां पर गलत है। वीनस और यूरेनस ओनली ग्रह आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं, बाकी सारे जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों को घूमते हुए नजर आते हैं। ये कैसी स्लाइड है? एक ही स्लाइड में वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के बारे में सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। रोमन जो गोडेस है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो एक तरीके से याद रखिएगा आप लोग, यहां पर पूछा जा सकता है आप लोगों से, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वीनस के बारे में अगर यहां पर जो गोडेस के तो नाम है, यहां पर रोमन का इनका, अगर गॉड के बारे में पूछे तो वो कौन सा ग्रह है, ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। तो देखता हूं सही आंसर कौन लगाता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं आजकल। जैसे आप लोगों से पूछ लेंगे कि बताइए यहां पर कि वर्ल्ड का जो यहां पर स्टार्टअप इनोवेशन वीक जो है वो कब, सॉरी इंडिया का बात की जा रही है यहां पर, इंडिया का जो स्टार्टअप इनोवेशन वीक जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है और कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर ये काम करेगी, अगर पूछे आप लोगों से।
स्टार्टअप के बारे में बात की जा रही है, यानी कि काम धंधे यानी कि बिजनेस के बारे में बात की जा रही है। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज, यानी कि जो उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। कॉमर्स जो मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री वाला हो गया, यानी कि वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग वाला। स्टैटिस्टिक या फिर प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन वाला। आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी, ये आप लोगों को बताना है। क्या है सही आंसर? सही आंसर है यहां पर बी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का यहां से बन जाता है, कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री के द्वारा यहां पर देखने को मिलता है और 10 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक यहां पर ये पर्टिकुलर वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी के चलते हम लोग अपनी कंट्री में स्टार्टअप की संख्या जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं। और अभी यहां पर 75 लोकेशन पर यहां पर ये पर्टिकुलर सेलिब्रेशन की भी बात की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया जा सके। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, प्यारा सा पर डिफरेंट क्वेश्चन है। बोला जाता है कि दुनिया में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो फुल्ली डिजिटलाइज पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी है, कांग्रेस है, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। तो ये इंपॉर्टेंट देखिए इसलिए हो गया है क्योंकि ये हमारे देश की बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया में पहली डिजिटल पार्टी यहां पर बन चुकी है। तो ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। यहां पर सारी चीजें जो है ऑनलाइन अवेलेबल यहां पर हो जाती है। तो इसकी वजह से आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस के द्वारा यहां पर ये बातें बताई गई कि यहां पर आज की डेट में सारी फैसिलिटी फोन और एसएमएस के थ्रू आप लोग यहां पर जान सकते हैं। ऐप भी है, सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है यहां पर भारतीय जनता पार्टी की। तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज में थी, ठीक है। तो इंडिया की पार्टी है तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, हमारे देश की ट्रेनिंग जो है वो इतनी फेमस है कि इंडिया जो है वो कई बार कोऑपरेट करती है ट्रेन करने के लिए, जिससे कई कंट्री के डिप्लोमेट्स को, क्योंकि हमारे देश के आईएएस ऑफिसर आप लोग जानते हैं, ठीक है क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानते हैं क्या और कैसे सोसाइटी में से हम लोग निकल कर आते हैं। तो सारी चीज़ देख चुके होते हैं हम लोग, बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो जाते हैं। तो किसके साथ में मिलकर काम करेंगे अभी? मालदीव, यूएई, पनामा या फिर मलेशिया। सही आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? यहां पर तो मैं आप लोगों को आंसर बताने के साथ साथ में ये भी बोलूंगा थोड़ा सा कि जो आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसको जाकर एक बार मैप में भी देखेगा, ठीक है। उसका नाम है पनामा। पनामा पेपर लीक का नाम आप लोगों ने सुना था ना? तो डॉक्टर जयशंकर जो है वो अभी यहां पर बेसिकली बायलैटरल मीटिंग कर रहे थे पनामा के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में, जब इंदौर में यहां पर मिले थे। तो उस टाइम पर यहां पर प्रवासी भारतीय दिवस पर ये सारी बातें हुई थी। तो याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो किस दिन सेलिब्रेट करते हैं और कौन थे यहां पर अब की बार चीफ गेस्ट, ये आप लोगों को बताना है। पता होना चाहिए ना, छोटी सी बात है, भूलना नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूछ ले जाते हैं अक्सर एग्जाम में। इंटरेस्टिंग और प्यारा क्वेश्चन है, रिमोट वोटिंग जो मशीन है उसके बारे में काफी ज्यादा चीजें अभी न्यूज में थी। तो सही आंसर आप लोग यहां पर बताना है। बोला गया कि एक मॉडिफाइड वर्जन है जो एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के, यानी कि उसको मॉडिफाइड करके बनाया गया है। आरवीएम जो है वो हैंडल कर सकता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम द सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ। सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन। सही आंसर क्या है? करेक्ट पूछा गया, ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछता तो दूसरा आंसर होता। करेक्ट में पूछा गया तो आंसर हो गया यहां पर ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर यहां पर मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी आज के डेट में महाराष्ट्र के अंदर में है, तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग एरिया से आप लोगों को वहां पर आते हुए नजर आएंगे। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारी मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोग जो हैं वो वोट डाल सकते हैं आरवीएम के तहत, ताकि अपने एरिया में बिना जाए ही वो वोट दे सकें। तो ये पर्टिकुलर मुद्दा था यहाँ पर। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर इसका ए हो गया। ये बेसिकली माइग्रेंट लोगों के लिए था जो कहीं पर जाकर रहते हैं और वहां पर अपनी वोटिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी रिसेंटली अभी। इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि रिसेंटली अभी यहां पर आप लोगों को पता है वियतनाम के बारे में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो कल को चलकर यहां से भी क्वेश्चन बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इंडिया जो है वो फर्स्ट है जिसने रिकॉग्नाइज किया था, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था जब मालदीव आजाद हुआ 1965 में। बोथ जो कंट्री है इनके बारे में बात की जा रही है, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन का पार्ट है। ऑपरेशन जो नीर है वो इनिशिएट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मालदीव में हेल्प करने के लिए, जब वहां पर आग लगी और माले के अंदर में वाटर क्राइसिस हो गया उस टाइम पर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? वीडियो को पॉज कर अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया था यार मैंने, ठीक है। आंसर है यहां पर सही डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये याद रखेगा, हमारा देश जो है मैंने बताया था आजाद हुआ था 1947 में। श्रीलंका जो आजाद हुआ था वो हुआ था 1948 में।
चाइना जो आज़ाद हुआ था वो हुआ था 1949 में, और ये पर्टिकुलर मालदीव के बारे में जब बात करते हैं तो हुआ था 1965 में। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कोई भी आज़ाद हो रहा था उस टाइम पर तो हम खुश हो रहे थे कि हाँ औरों को भी आज़ादी मिल रही है। एसर रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछना लाजमी है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो एम क्या है इसका? एम बोला गया है कि ये अंडरस्टैंड करती है रूरल यानी कि गांव वाले एरिया में जो बच्चे इनरोल हो रखे हैं उनके बारे में और उनकी लर्निंग के बारे में। ये कंडक्ट कराया जाता है यहाँ पर 2005 से ऑल द डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। दूसरा बोला गया लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे है यहाँ पर ये, जिसमें काफ़ी बड़े लेवल पर नागरिक पार्टिसिपेट करते हैं, और एनुअल सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे आप लोगों को देखने को मिलता है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है? वो है सी। क्यों? क्योंकि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पॉसिबल ही नहीं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में चीजें हो सके, तो यहां पर गवर्नमेंट की स्कीम तक नहीं, कई बार कई सारे डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट की जाती। तो ये रूरल यानी कि गांव वाले एरिया के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, ना कि ऑल डिस्ट्रिक्ट कवर करता है। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन जैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, इनरोलमेंट जो आपकी रिपोर्ट आई उसके हिसाब से इंक्रीज हो गया है, बेसिक रीडिंग जो है वो डिक्लाइन हो गई है, और गर्ल्स का जो प्रपोर्शन था पहले 4% था वो घटकर 2% हो गया। यहाँ पर जो इनरोलमेंट में बात करते हैं यानी कि लड़कियां स्कूल से काफी बाहर हो गई हैं कोविड-19 के टाइम पर, ऐसी बातें यहां पर बताई गई थी। तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था और पूरा आर्टिकल डिटेल में हम लोगों ने समझा भी था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर बात करें हम लोग यहाँ पर हाइब्रिड इम्यूनिटी के बारे में। हाइब्रिड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, तो देखता हूं कौन सही इसका आंसर देता है। बोला जा रहा है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है वो एक तरीके से इन्फेक्शन का कॉम्बिनेशन है विद नेचुरल प्रोटेक्शन। इसी के साथ में यहाँ पर वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड कराई जाती है। दूसरा बोला गया इसका रिजल्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है प्रोटेक्शन में, जस्ट जब कोई इन्फेक्शन होता है फिर किसी को वैक्सीनेशन अलोन दी जाती है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है क्या है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। चलिए जिसको पता अच्छी बात है, जिसको नहीं पता मैं समझा देता हूं आखिर मुद्दा क्या है। आंसर तो सी है, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट है सही। हाइब्रिड इम्यूनिटी में क्या होता है, बेसिकली एक इंसान जो है वो अगर बीमार है, बीमार होने के बाद में वो खुद से सही हो गया है, यानी कि वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसका मतलब है उसके शरीर ने अपने आप यहां पर एक तरीके से एंटीबॉडी डेवलप कर ली उस बीमारी से लड़ने के लिए। अब उस इंसान को आप लोगों ने वैक्सीन भी दे दी, तो यहां पर एक तीर से दो निशाने हो गए, वैक्सीन दे दी और ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। अब डबल कवच हो गया इसका, यानी कि आयरन मैन बन चुका है, कोविड-19 को उठा उठाकर मारेगा। पर एक ऐसा इंसान जिसको कोविड-19 की बीमारी हुई और दवाई देकर उसको ठीक होना पड़ा, वैसे ठीक नहीं हुआ वो, तो वो एक तरीके से उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हाइब्रिड इम्यूनिटी का मतलब है पहले वो इंसान जो ऑलरेडी इन्फेक्शन से ठीक हो चुका है फिर उसको वैक्सीन दे दो और वो कोविड-19 से कभी भी दिक्कत में नहीं आएगा। ऐसी बातें आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट है, यहां पर बात की जा रही है द सर्वे ऑन डाइटरी। खुद सोचो आप लोग यहां पर कौन कंडक्ट करा सकता है कि यहां पर सप्लीमेंट के बारे में बात की जा रही है कि किसके द्वारा रिलीज किया जाता है एक तरीके से द सर्वे ऑन डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो एफसीआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वैसे फूड सेफ्टी मैंने बोल दिया, जिसको नहीं पता होगा कि एफएसएसएआई क्या है वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं कि फुल फॉर्म भी याद रखा करो। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री, तो सारी कहीं ना कहीं हेल्थ और डाइट के बारे में बात कर रही है। सही आंसर है यहां पर क्या, वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो यहां पर चाह रही है कि यहां पर लोगों की डाइट जो है वो सही हो, सही खाना पीना मिले लोगों को, और इसके चलते यहां पर बेसिकली इनका फोकस पूरा ये है कि यहां पर सैंपल कलेक्ट करके ये देखते हैं कि कहां कहां पर क्या क्या चीजें चल रही हैं और चीजों को सुधारने की कोशिश करते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 का, वो यहां पर बताता है कि चीजों को आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड है यहां पर ये। ओके, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये अभी रिलीज की गई, तो इसके चलते क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि यहां पर ये 2023 की जो रिपोर्ट है, तो इसके चलते क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन रिलीज करता है। ये जो रिलीज की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है, इसमें यहां पर ये बताते हैं कि आज के डेट में क्या क्या रिस्क जो है वो लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर का रिस्क हो गया, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, यानी कि जो जैविक विविधता है वो खत्म होती जा रही है, इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स होते जा रहे हैं, ये सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो इसकी वजह से जो दिक्कतें निकल कर आ रही हैं उसके बारे में ये यहां पर इंफॉर्मेशन बताता है, तो है ना काफी इंपॉर्टेंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। एक और क्वेश्चन है यहां पर जो बुक के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो वनडे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ले आते हैं। द ऑथर ऑफ रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, बुक किसके द्वारा यहां पर ये लिखी गई है।
पहली स्टेटमेंट बोला गया है अमित सोनी के द्वारा, दूसरा बोला गया संजीव सान्याल, तीसरा बोला गया यहां पर इनका नाम है संत श्री धुलीपुड़ी पंडित, और चौथा है यहां पर यह है मनोज शाह। ठीक है, तो आप लोगों को सही आंसर यहां पर बताना है कि सही आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या है यहां पर, यह है संजीव सान्याल। ठीक है, तो याद रखिएगा होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के द्वारा यहां पर इसको रिलीज किया गया था किताब को। और ये जो संजीव जो सान्याल साहब है यहां पर, ये एक इकोनॉमिस्ट भी हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से मेंबर भी हैं यहां पर एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, जिनके द्वारा ये किताब यहां पर लिखी गई। तो क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, नाम बताना है आप लोगों को फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जिसके द्वारा यहां पर रेसिप्रोकल एक्सिस एग्रीमेंट साइन किया गया जापान के साथ में। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि अभी कई सारी कंट्री ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो कि पहले नहीं देखने को मिलती थी। तो जर्मनी, यूके, इटली या फिर फ्रांस। आंसर आप लोग बताओ, देखता हूं कौन आंसर देता है कि किसके द्वारा ये काम किया गया है। ये काम किया गया यहां पर किसके द्वारा, ये काम किया गया यूके के द्वारा। यूके के मिनिस्टर ने साइन किया जापान के साथ में एक एग्रीमेंट जिसमें यहां पर कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जो इस तरीके से चीजों को लेकर चल रही है जापान के साथ में। तो आंसर बी हो गया। ओके, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट के बारे में। कौन रिलीज करता है यहां पर, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, एम्स या फिर IMA। सही आंसर क्या होगा बताइए। छोटे छोटे क्वेश्चन है यार ये, इनसे डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग आंसर पूछ ले आते हैं। ठीक है, कि बताओ क्या है। तो सोच रहा हूं कि थोड़े से फटाफट नहीं, एक फटाफट टाइप में क्वेश्चन आप लोग कई सारे कवर हो जाए। तो ये है, तो आंसर क्या है यहां पर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये वो टॉपिक है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा है तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहां पर बेसिकली हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूरे देश के अंदर में काफी प्रॉब्लम आती है। कोविड-19 के टाइम पे हमको समझ में आया कि हेल्थ कितनी बुरी कंडीशन में है आज की डेट में। छोटा सा क्वेश्चन है, अगर स्टेट पीसीएस में पूछा सकते हैं कि 5G का यूज करने वाला जो विदिशा अभी पहला डिस्ट्रिक्ट बना कहां पर, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश। एक बच्चे ने तो मेल भी किया था कि सर हमारा डिस्ट्रिक्ट पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया तो मैंने वो मेल देखा था। देखो यार, कई सारे मेल आते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, वो एक अलग बात है। एक बच्चे ने, जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं तो पढ़ लेता हूँ मैं, पर लेकिन सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही जैसे कभी वीडियो में आती है बातें तो फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अंगदान जो है वो महादान की कैटेगरी में आता है। तो यहां पर ये बताना है कि कौन सी कंट्री जो है दुनिया में तीसरे नंबर पर जो ट्रांसप्लांट कर दिया काम, मतलब आंसर पूछना था, मैंने आंसर बता दिया। ठीक है, तो याद रखना इंडिया जो है वो 3rd नंबर पर है यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन की कैटेगरी में अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर जो अंग का जो एक तरीके से ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर लेकिन कई बार आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर बनते हैं। ये क्वेश्चन एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक रीजन है, एक रीजन का कॉम्बिनेशन है जहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, पर वो क्वेश्चन जो था वो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के लिए था। यहाँ पर आंसर क्या है, कहां पर ये सारे के सारे एक साथ में पाए जाते हैं। नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, नॉर्थ कोस्ट जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, साउथ वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है, सदर्न सौराष्ट्र वाला, या फिर अंडमान एंड निकोबार वाला। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, सही आंसर है यहाँ पर डी, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 डिग्री चैनल, ये तो एक बड़ा ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पता नहीं कितनी बार पूछ जा चुका है। ठीक है, इसको तो आंख बंद कर बना दोगे। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में आता है बताओ, चलो ऑप्शन पढ़े बिना आंसर बता दो। अंडमान निकोबार, निकोबार सुमित्रा, मालदीव या लक्षद्वीप, या फिर सुमित्रा और जावा। सही आंसर क्या है, तो वो है ए, यानी कि अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो याद रखिएगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें ये आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये डिस्कशन, ये जरूर बताना। और देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर ये होती है, मार्क्स कितने आ रखे हैं उसको दिल पे मत लेना। एक बच्चा ऐसा था जिसकी पिछली बार जो है मुझे लग रहा है 1 या फिर 0 मार्क्स आए थे, क्योंकि उसने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो ये आप लोगों को टेंशन लेने के लिए नहीं है कि आप लोगों की टेंशन हो गई यार ये पता नहीं क्या हो गया, नंबर ही नहीं आ रहे हैं। ये बेसिकली इसका बेसिक पर्पज यार है ही वो कि आप लोग आइडेंटिफाई कर सको कैसी प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही है और उसको फिर अच्छे से इंप्रूव कर सको, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा आप लोगों का यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाने से या फिर कम मार्क्स लाने से। तो ये पूरा काम जो है वो लर्निंग का है, सीखने की बात है। बेसिकली यहाँ पर चीजें सीखनी है और आगे बढ़ना है। तो ये आप लोगों को सिखाने के लिए है, आप लोगों को चेक करने के लिए है कि आप लोग किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर दिक्कत है तो फिर आप लोग उसको इंप्रूव करो। तो ये आप लोगों को चेक एंड बैलेंस वाली कैटेगरी में लाने की कोशिश यहां पर की जाती है। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अपना स्कोर जरूर लिखिए, भले ही 0 क्यों ना हो, उसको लिखने के लिए भी हिम्मत चाहिए बंदे के अंदर। ठीक है, तो उसको जरूर लिखना।
बाकी एक क्वेश्चन जो था वो 2 नंबर का था, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती नहीं है, ताकि आप लोग अच्छे से अपना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सको। इसी के साथ में ये थी वीडियो, अच्छे से एंजॉय की होगी आप लोगों ने, आई होप की। बाकी अगर इस वीडियो में चाहते हैं आने वाली वीडियो में आप लोगों का स्कोर जो है वो इंप्रूव हो, तो एक रामबाण है उसके लिए। वो क्या है? जो रेगुलर वीडियो आती है वो देखना स्टार्ट कर दो। ये वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये एक तरीका है जो आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अगर हाँ तो बताना, और अगर ना तो बताना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लिया करते, ठीक है। एंजॉय करो, जितने खुश रहोगे उतने अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, फीडबैक देकर जरूर जाना, ओके।